बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान, और आज तो वाकई जी उठा है पाकिस्तान। विद नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे। और आज आप में से बहुत लोग बहुत खुश, बहुत अच्छे हैं। उसकी रीज़न हम सब जानते हैं, थोड़ी देर बाद उस पर बात करते हैं। शुरुआत में अपनी कहानी से ही करूँगी। जो आज की कहानी है वो सोचने वाली है, और जो एहसास की एक दौलत हमारे माशरे में हुआ करती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई है दूसरी और दौलतों की तरह, तो उसको थोड़ा सा उजागर करने की ज़रूरत है। एक खातून जो है वो अपने हमसायों के पास गई और उनसे थोड़ा सा नमक मांग लिया कि जी नमक है आपके यहाँ, नमक ले आएँ। उनका बेटा ये सब मंज़र देख रहा था। उसने कहा अम्मी आप नमक मांगने चली गई, मैं कल ही तो सब लेकर आया हूँ, राशन हमारे पास सब कुछ मौजूद है। कहने लगी कि मुझे पता है कि हमारे पास राशन मौजूद है, लेकिन हमारे हमसाए उनके हालात कुछ ऐसे हैं, गरीब हैं, मुश्किल में हैं, और अक्सर व बेशतर वो हमसे कुछ चीज़ें मांगने आते हैं। मैंने सिर्फ़ ये अमल इसलिए किया कि इनकी अना पर या इनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उस पे ना बने, और आइंदा भी अगर उनको कुछ चाहिए तो वो खुले दिल के साथ आ सकें और हमसे मांग सकें। तो ये वो खूबसूरत जज्बा है, या आप कह लीजिए कि हमारे तो दीन ने भी हमसायों के जिस तरह से हुकूक रखे हैं, उसमें छोटी छोटी बातों का भी अगर हम ख्याल करते हैं तो वो हम ये नहीं है कि हम कोई फेवर कर रहे हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी में आता है, ज़िम्मेदारियों के ज़मरे में आता है। तो इस तरह से अपने लोगों को कंफर्ट देना या उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए अपना कोई अमल ऐसा कर देना कि वो आपके लिए आइंदा के लिए अपने मामलात आपसे और खुल के बयान कर सकें, ये क्या ही खूबसूरत जज्बा है और क्या ही खूबसूरत बात है। ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जो ऐसी कोई भारी हम पर पड़ेंगी नहीं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। आजकल के हाँ माशरे में और हालात में सबको अपनी अपनी पड़ी है। खैर चैलेंजिंग हालात भी ऐसे हो गए हैं कि अपनी अपनी पड़ ही जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कौम एक साथ इकट्ठा हो जाती है। जब कोई मुश्किल की घड़ी आती है, जैसे कि सैलाब, उसमें भी हम देखते हैं कि कौम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक फोरम पे मौजूद होती है। और या फिर जब पाकिस्तान का मैच होता है और ख़ुसूसी तौर पे इंडिया से होता है, तब तो हमारी ये जो इज्तमाई एक मोहब्बत और जज्बा है वो देखने वाला होता है। कल रात को जी पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी, जीत गया, सोशल मीडिया भरा हुआ है, और एज ग्रुप कोई भी है सब खुश हैं, बेतहाशा खुश हैं। लोगों ने ये तक स्टेटस लगाए थे कि जी हमारी अम्मी कह रही हैं कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीत जाएगा। उसके बाद भी, जीतने के बाद भी इंस्टाग्राम पे छोटे बच्चों ने भी जिस तरह ग्रीन्स को, ग्रीन शर्ट्स को और अपने प्लेयर्स को अपलॉड किया है, वो देखने वाला था। बस एक चीज़ है जो मुझे बहुत हमेशा से परेशान करती है, रात 12 बजे बड़ी फायरिंग हुई और एक लम्हे को लगा कि न जाने पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि जी ये जीत की खुशी है और जीत की फायरिंग है। सो ये फायरिंग से खुशी मनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। पहले भी बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अपने आप को असलहे से, गोलियों से, वायलेंस से दूर रखें। वायलेंस वैसे ही हमारे पास बड़ा आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे क्रिएट करें, हमारे पास वैसे ही घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाता है। लेकिन ये जो हमारे पास मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे जितनी बार भी आप देखेंगे रिजॉइस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत ज़्यादा हमारा एक एनर्जी लेवल या हमारी जो कंसर्न लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है। और इस वक्त जब हर तरफ से गहमा गहमी है, हर तरफ से आपको अच्छी खबर नहीं आ रही है, इसमें अगर बीच में ये एशिया कप में आपके मैच दिखा और पाकिस्तान जीत गया, तो आई थिंक इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर सो मैनी पीपल। थोड़ा सा एक ब्रेक आ गया, और थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी भी है। हम अपने शोज़ में और वैसे भी बात करते रहे हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त जिनको खुराक पहुंचाई जा रही है, जिनको इस वक्त सेटल डाउन किया जा रहा है, अब वहाँ के मकामी लोग, जहाँ कहीं भी ये हो रहा है, वहाँ के मकामी लोग भी कोशिश करते हैं कि उसमें अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है तो वो जाके लोगों को थोड़ा हंसाए, अगर कोई गाने वाला है तो वो थोड़ा सा जाके गाना गा ले, ताकि कुछ तो इनकी नफ्सियाती हालत भी बेहतर हो सके। सो ये तो वो मनाजिर और ये खुशियाँ और ये जज्बा, और उसके बाद जो इंडिया के साथ और उनके लोग कर रहे होंगे हारने के बाद, वो भी आपको और हमें पता ही है। बहरहाल ये आपने मनाजिर भी देखे, कहानी भी हो गई, एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस सैलाब की सूरत हाल में कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारे पूरे शो में पहले घंटे में यही फोकस होता है कि हम आपको बता सकें कि कौन क्या कहाँ कर रहा है, आपको अपडेट्स भी देते जाएं। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं आज की मेहमान से।
वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं। आप सबकी हम सबकी आलिया भाभी। और सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल से जिनका ताल्लुक है, मैं इंटरनेशनल और ट्रस्ट के को थोड़ा स्विच करने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हालात हैं वो कुछ कुछ बेहतर होते चले जाएंगे। आपके ट्रस्ट से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लोग पहले भी गए, अब भी गए, और सारिम साहब के साथ भी लोग गए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या देखा है, किस तरह के हालात हैं और किस तरह आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? बलूचिस्तान और सिंध, ये दोनों एरियाज़ हैं जिनमें हमारा इदारा पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है। क्योंकि इदारों को और आर्मी को और हुकूमत को, इन लोगों को पता चल जाता है, आवाम के पता चलने से बहुत पहले इन्हें मालूम हो जाता है कि किन जगहों पर क्या इश्यूज़ हैं। तो हम अब से नहीं, जैसे कोई 20 दिन से तो बहुत ज़्यादा है, हम उससे पहले से काम कर रहे हैं। जो जगहें हमने इंदरून सिंध की हैं वो हैं, और अगर अभी जहाँ बलूचिस्तान रिसेंटली सालिम साहब गए हैं उसमें नसीराबाद, जाफराबाद, मगजी शाह, डेरा मुराद जमाली, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ को स्पेशली फोकस किया गया है। और मैंने ख़ास तौर पे नाम इन जगहों का इसलिए लिया कि वहाँ पर उन लोगों ने ये एक शिकायत की है कि ना इंतज़ामिया आई है और ना हमारे पास कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा कुछ आया है। NGOs के हवाले से भी बहुत नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई पहुंचा, चाहे वो सारिम बर्नी ट्रस्ट था या कोई और, तो सिर्फ NGO की मद में कोई आया है। तो ये शिकायत मैंने इस वक्त रजिस्टर कर दी कि वो हमारे भाई हैं, हम बहुत सारी जगहों पे हम सब काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जाकर अच्छा, काम तो वहाँ पर पानी का अभी बहाव किस तरह से है? क्या लेवल में कमी आई है, कुछ खुश्की भी आई है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टेंट्स वगैरह में और किसी तरह रिहेबिलिटेट किया गया है? देखिए, हाल बहुत बुरा है। जब वहाँ लोग पहुँचे ही नहीं, मदद पहुँची नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि बहुत सारे टेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जिन जगहों पर हम खड़े हुए थे, जिसमें ये है नसीराबाद और जाफराबाद के जो बॉर्डर पे हम खड़े हुए थे, तो वहीं पर एक वहाँ का मकामी शख्स है जो कि हैं गुलाम रसूल उमरानी। इन्होंने, एक तो हम मकामी लोगों को ज़रूर अपने साथ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ खड़े होते हैं वो हमारे साथ अटैच भी हो जाते हैं। इन्होंने जगहें दिखाई, बताई कि कहाँ कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमसे ज़्यादा इल्म उन्हें था। तो इन दो जगहों पे वो कह रहे हैं कि कोई आए ही नहीं, और पानी इस वक्त वहाँ पे 4 फीट है। 4 फीट है अभी भी। और बिल्कुल ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि अगर आप वहाँ खड़े होकर चारों तरफ देखें, जो वीडियो भी सालिम साहब ने वहाँ से हमें भेजी, वो ऐसा लग रहा है कि हम सी व्यू पे खड़े हैं। वो दरिया का पानी नहीं लग रहा, वो लग रहा है समंदर है। समंदर है। तो कराची वाले सोच सकते हैं कि ऐसे समझिए कि बीच समंदर में हम खड़े हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। अच्छा, और देखिए वो तो जाहिर है एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है जब हम समंदर जाते हैं, लेकिन इस तरह से आपका घर ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आप वहाँ खड़े हैं और चारों तरफ आपको समंदर लगे, तो इसमें खौफ भी कितना है। मैं सोचती हूँ उसकी खौफ की भी तो एक चीज़ है ना उसमें, कि अंदर पानी के रेले में क्या क्या आ रहा है, न जाने आगे क्या होगा, कब ये पानी नीचे आएगा, कहाँ हम बैठ सकेंगे, कहाँ उठ सकेंगे। जो छोटे बच्चे उनको तो आप खड़ा भी नहीं कर सकते 4 फीट में, वो तो डूब जाएंगे अंदर। इन इलाकों में उन्होंने, क्योंकि आपने कहा ना कि क्या क्या सामान पहुंचा, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत की, और जो उमरानी साहब का, मैंने वहाँ के बड़े हैं, उन्होंने खुद भी वहाँ पर आके काम अपने तौर पे खुद अपनी मदद आप पे की। वहाँ पे जो उन्होंने बोट्स बनाई हैं, बोट्स तो नहीं गई, वो जो पानी के ड्रम्स होते हैं ना, बड़े बड़े नीले से हमें मिलते हैं, उन्होंने 4 ड्रम्स लगा के और बीच में उन्होंने अपनी चारपाई रख के उसको उन्होंने बनाया हुआ है, और उसमें वो बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही पिक्चर्स और वीडियोस हमारे पास आ जाएं, हम रन करना चाहेंगे, प्ले कर दीजिएगा, ताकि जितनी बातें यहाँ पर आलिया भाभी कह रही हैं वो हम लोगों तक उस तरह वो उसको देख भी सकें। जी देखिए, बात ये हमारे माशरे में एक पत्नी अच्छी बात है या क्या मैं उसको कहूँ, कि जब तक उन्हें वो चीज़ें अपनी आंखों से नजर नहीं आती, फिर उन्हें वो चीज़ें समझ नहीं आती। पूरी मंजर कशी इवन सिर्फ अल्फाज में नहीं, हमें दिखानी पड़ती है। वजह ये कि लोग समझें कि वहाँ किस शिद्दत की तबाही आई है। कराची में तो थोड़ी सी बारिश हुई थी तो आप देखिए कितने पॉश एरियाज डूब गए थे, और हमारा सिर्फ सामान जाया हुआ भी रहे हैं हम, ऐसा है आज तक ऐसा है नुसरत, और सामान खाली जाया हुआ था। यहाँ जाने चली गई, यहाँ मवेशी चले गए, यहाँ फसलें चली गई, यहाँ औलादें चली गई। ये अल्फाज इसलिए जिंदगी चली गई, मैं तो कहती हूँ आलिया भाभी, जिंदगी चली गई। जिंदगी लगती है ये सब चीजें बनाने में, करने में। वो भी वहाँ मुर्दा ही है इस वक्त। आपको पता है, ये जो लोग हैं, इनको सिवाय खेती बाड़ी जमींदारी के अलावा इन्हें कोई काम नहीं आता। ये सिर्फ यही कर सकते हैं, और ये ऐसे होते हैं कि यकीन जानो, इनकी सोच होती है कि हमारा जानवर ना मरे, हमारी फसल ना जाए, हम बेशक मर जाएं। इनके लिए ये चीजें जिंदगी हैं, इतनी कीमती। और जब इनकी आंखों के सामने वो सब बहकर चला गया, और फिर उसके बाद किसी ने दादरसी उस अंदाज में नहीं की, फिर बेशक ये बात सही है कि ना हुकूमत ना ये सब मिलके बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन नुकसान से पहले अगर काम कर लेते
तो ये नुकसान कम हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज सोच लें तब भी आने वाले वक्तों में, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो आने वाले वक्तों में बुराई इस किस्म की मजीद बढ़ती हुई नजर आ अच्छा, रही है। मुझे लगता है देखिए, कभी भी कोई मुसीबत आए, इंडिविजुअली भी आप पे आए, तो अल्लाह ना करे, तो उस पे अगर कोई आपके साथ खड़ा है ना, तो आधा दुख तो आपका उसी में ही कम हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे ही जिसका घर बार लुट गया, अगर उसके साथ आप खड़े हैं या कोई XYZ खड़ा कोई है, भी। आधा दुख तो उसका एटलीस्ट एक ढारस हो जाती है कि देखो ये आ गए, देखो कुछ हमारी इमदाद हो गई, चलो 4 दिन का खाना मुझे नजर आ रहा है, चलो आगे ये काम करेंगे, हमें कुछ मिलेगा, कुछ हम पहुंचेंगे। तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी, मेरे ख्याल में ये जो एक प्रेजेंस की सपोर्ट है ना, इसका भी नेमुल बदल नहीं है जो आपके होने से होता है। ये इस वक्त हम कुछ फुटेजेस भी दिखा रहे हैं वैसे। हाँ, ये बूढ़ी अम्मा है ना जिन तक पानी पहुंचाया गया, ये मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम ये समझ रहे हैं ना, ये राशन हमारे पास से गया, हम ये समझ रहे हैं कि लोग आकर हमसे सब कुछ ले लेंगे, ये बुजुर्ग लोग, ये माजूर लोग या इज्जतदार सफेद पोश, वो कभी रोड पर आके नहीं बैठेंगे, वो वहां खत्म हो जाएंगे, जान दे देंगे, उन तक अच्छा, हमें ये पहुंचना बूढ़ी पड़ता अम्मा है। आप ये बता रही हैं कि ये अपनी जगह पे ही मौजूद थी, आपके लोगों को इनको लिजा के चीजें देनी पड़ी, और ऐसे ही है, वैसे भी और सिर्फ चीजें नहीं, चीजें ले जाके देखे, अगर पानी दिया है तो वो भी पड़ा हुआ है, इनके पता नहीं कितने लोग बह गए हैं, उनको उस पानी से खाने से रग़बत नहीं है। अगर हमने उन्हें जिंदा रखना है तो हमने उनको देना ही नहीं है, खिलाना भी है। और वो जो भी आपने जुमला बोला ना कि हम उनको तसल्ली देंगे, जिंदगी पर वापस आएंगे, अल्लाह के ऊपर हम ईमान दिलाएंगे कि अल्लाह मजीद खुशियां आपको देगा, ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है। और रोटी की भी आपने बात की, रोटी का आलम ये है कि एक बंदा 2-1 दिन पहले सारिम साहब के पास चलकर आया, इतना पानी, 6 फुट पानी बहुत होता है, बहुत 6 फुट का आदमी देखे ना, ठीक है। अब वो उस पानी में 20 मील चलकर आया है, जिसने कहा कि मैं 20 मील से इतने पानी में चलकर आया हूँ क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास गंदुम का एक दाना भी नहीं है, तो मैं 20 मील चलकर आया हूँ, मुझे रोटी दे दो। और हम रोटी को कैसे करते हैं, किस अंदाज में हम रोटी को जाया, कहीं हम तो, मैंने तो ये भी देखा है कि लोग उठा के कहीं उसको कूड़े में भी, मुझे तो अल्फाज में तकलीफ हो रही क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं अपनी चिड़ियों को खिला देती हूँ, अव्वल तो होता ही नहीं, हिसाब से चीज बनती है ना उनको। आप एक रोटी के गंदुम के दाने के लिए 20 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं कि आपके घर में भूखे लोग बैठे हैं, और उस बारिश में जो सामान लेने आ रहा है और लेकर जा रहे हैं 40 किलोमीटर के बाद, अगर वो इतना है कि सब पेट भर के खा लेंगे, अगर मेरा इदारा उसको दे रहा है और मेरे इदारे के पास इतना है, लोगों ने इतना दिए, तो वो पेट भर के खाना लेके जाएगा। वरना अगर मैं उसको कहूंगी भाई मेरे पास तो इतना ही बचा है, तो वो घर ले जाके बच्चों को कहेगा एक रोटी है और 4 मिलकर उसके 4 हिस्से करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये भी मुझे बताया कि पहले तो इस तरह था कि आप लोग राशन दे रहे थे, अब कुछ खाना पकाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, शुरू में जब हम गए हैं ना, जब ये बारिशें शुरू हुई, उस वक्त हमने सोचा था कि अल्लाह ताला कुछ बेहतरी कर देगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे रब ने कहा जमीन पानी उगल दे, आसमान पानी बरसा दे, दोनों नेमतें हैं, लेकिन इस तरह हुई कि वहां पे एक बहुत मुसीबत की सिचुएशन है। तो उस वक्त तो इतना पानी था, जो ये 6 फुट, ये तो मैं उतरने के बाद आपको पानी कह रही हूँ, जब होगा तो 10 फुट भी होगा, ठीक है। तो उस वक्त तो कोई तस्वुर नहीं था कि कहीं पे जाकर हम खाना बनाते कुछ, तो उस वक्त हमने तैयार खाना भेजा था, दूध भेजा, बिस्किट भेजे, रस्क भेजे, और इस तरह की चीजें जो फौरन खा ली जाए, उनको बहुत प्रॉपर्ली पैक किया हमने, ये प्लास्टिक बैग्स और उन चीजों में होती हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि कहीं कहीं टीले हैं, फिर बता दूं कि पानी नहीं उतरा, टीले कहीं कहीं नमूदार हुए, तो लोग अब वहां मौजूद हैं। अब जो टीम सारिम साहब के साथ गई है, हम चूल्हे भी लेके गए, पहले हम मॉस्पिल वगैरह भेज रहे थे, अब हमने वो बड़े बड़े स्प्रे के लिए चीजें ली हैं कि बड़े एरिया में जितनी भी लाखों रुपए का तो खाली उसका उसमें जो स्प्रे डालते हैं, जो जाहिर है तो हर चीज हमारी ये आसान नहीं है। देखिए, इस वक्त जो जितना कर रहा है वो कम है। हाँ, लेकिन बताने का मकसद ये कि ये चीजें आसान नहीं है, ऑन गोइंग है। और उसके बाद जैसे पहले मॉस्पिल था, अब हम ये लेकर गए, अब हम चूल्हे दे रहे हैं। और वहाँ बलूचिस्तान में तो अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा औरतें अपने आप को अलग रखती हैं, तो औरतों को चूल्हे दे दिया, खुश राशन दे दिया। और ये लोग बहुत जफाकश लोग हैं, ये बिस्किट पापों से इनकी जिंदगी नहीं गुजरेगी, नेस्ले के डब्बे इनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, इनको प्रॉपर गंदम चाहिए, गंदम, एक रोटी प्रॉपर चाहिए। कितने दिन सिंध का भी यही हाल है, आप देखिए, सिंध का भी यही हाल है, बलूचिस्तान का भी। ये तो शहरों के वो हैं कि बस यहाँ पर आप बच्चों को, बड़ों को आदत है बिस्किट खा लिया, ये कर लिया, वहां पर इस तरह से नहीं है। दूसरा कि लोगों को एक अंदाजा हो जाए, हम लाइफ सेविंग जैकेट्स भी लेके गए हैं ताकि वहां अगर बोट्स नहीं पहुंची तो बच्चों को उसमें वो लेके जा सके। उसके अलावा हम पहले हमने टॉर्च भेजी, मोमबत्ती भेजी, अब हमने वहां जनरेटर्स भेजे।
वजह ये है कि रात के वक्त वहाँ इतना घुप अंधेरा होता है कि Seriously? हाथ ना सुझाई दे, उसमें सांप काट रहे हैं आके। ओफ, ठीक है, जितने ये जमीन के नीचे के जो भी हशरात थे ये निकल आए हैं, सांप काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, और मच्छर तो वहाँ ऐसे हैं कि आप बात कर रही हैं तो आपके चेहरे को चिपक रहे हैं। Seriously? मासूम बच्चे, बूढ़ी औरतें, इवन जवान लोग भी, जब उनके साथ होगा कितना मुश्किल है। तो जनरेटर्स में हम क्या करते हैं कि जो कैंप्स और जो जगहें लगाई हैं, रात को हम वहाँ पे लाइट जला देते हैं कि ठीक है, इससे बचें। एम्बुलेंस का वहाँ कोई तस्वुर नहीं है। इस पॉइंट से हम वापस आते हैं क्योंकि एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरा इलाकों की, सैलाब मुतासरीन की, और सैलाब मुतासरीन के हवाले से आलिया भाभी ने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, बहुत सी उनकी जो हालत है इस वक्त, इनकी बातों से वो मनाजिर मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। और मज़ीद हम आपसे बात करेंगे। साथ में अब हमें ज्वाइन किया डॉक्टर राहत बशीर चांडियो साहिबा मौजूद हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और इनको बुलाने का इस प्रोग्राम में मकसद ये है कि इस बात पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वहाँ पर ख़वातीन, और अभी पिछले दिनों जब हमने सैलाब के हवाले से ट्रांसमिशन की तो उसमें भी एक फैक्ट आया, एक फिगर आया, और उसमें ये पता चला कि तकरीबन कोई 1 लाख के करीब ख़वातीन हैं जो अगले महीने तक बेबीज़ डिलीवर करेंगी। इस पूरी सूरत हाल में डॉक्टर साहिबा, लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है जिस तरह NGOs हैं और ये लोग तमाम लोग मुख्तलिफ अद्वियात भी लेकर जा रहे हैं और भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि जो ख़वातीन इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही हैं उनके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सो दैट और ज़्यादा लोगों को बेहतर तरीके से पता चल जाए? देखिए, जहाँ तक हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं ना, वहाँ पर हमारे पास ये एक एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है जब कोई भी पेशेंट लेबर में है या अबाउट टू डिलीवर है, उसमें 8 दिन है या 10 दिन है। तो इसमें हमारे पास हमारी गवर्नमेंट को और अलॉन्ग विद दैट जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि वो जो स्टरलाइज किट्स आती हैं, डिलीवरी किट्स होती हैं, उसमें आपके पास शीट्स आती हैं, बेबी के लिए कपड़े होते हैं, साबुन होता है, ग्लव्स होते हैं जो डिलीवरी करवा रहा है उसके लिए, कॉर्ड क्लैंप्स होते हैं, ये एक पूरा एक किट, एक सेट होता है। यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर नॉर्मल डिलीवरीज। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जब हमारे यहाँ से कोई भी सामान जाता है तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हमें ऑब्वियसली जब सामान जा रहा है वहाँ हम पहुँचाते हैं तो हमें पता चलता है कौन सी फैमिलीज़ में इस तरह का कोई इसकी ज़रूरत है, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बताइए, देखिए शीट या बेबी के कपड़े हैं, ये सब चीज़ें तो ज़रूरत है। हाँ, जो कॉर्ड क्लैंप्स हैं या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब लेमैन को तो स्टरलाइज्ड हैं, नहीं, लोगों को तो समझ नहीं आते। एक आम खातून है, अगर मैं भी हूँ, मेरे सामने भी वो रखे हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करना है ये मुझे नहीं पता ना। एक्चुअली क्या है कि उसके साथ बहुत अच्छी उस किट में एक बात यह है कि अगर आपको क्लैंप करना नहीं आता ना, तो उसमें आपको 7 इंच का धागा दिया जाता है। वो धागा इतना मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग धागा होता है कि आप उसको रैप अप करके उसको नॉट दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बेबी के जो कॉर्ड से ब्लीडिंग नहीं होती और मदर का जो कॉर्ड सेक्शन है वो भी सेपरेट हो जाता है। तो मतलब जिनको नहीं आता क्लैंपिंग करना, उनके लिए धागा भी मौजूद है उसके अंदर, और काटने के लिए कोई सीजर या कोई स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ब्लेड है एक आपको प्रोवाइड की जाती है जो स्टरलाइज्ड ब्लेड होती है, आपको वो यूज़ करनी पड़ती है। आपको ग्लव्स होते हैं मतलब पहनने के लिए, जो भी खातून डिलीवरी करवा रही हैं यूजुअली वहाँ पे आमतौर पे खवातीन होती हैं जो करवा लेती हैं ये सब कुछ। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ आपके जहन में? मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में आलम ये है कि जिसको वो लोग शहर कहते हैं ना, वो शहर कराची की जो कच्ची आबादी की भी सबसे कोई नीचे सतह की होगी ना, उससे भी ज्यादा बुरे हाल का है। बिल्कुल। और वहाँ पर तो ये एक पर्दे वाला वो सिस्टम अभी बलूचिस्तान में है कि डॉक्टर के पास नहीं, हॉस्पिटल्स है ही नहीं वहाँ पे ना, जो आप अंदरूने उसमें चले जाएंगे तो उसमें घर में ही जचगी होती है, घर में ये सारे सिलसिले चल रहे होते हैं, वहाँ हाइजीन का वैसे ही ख्याल नहीं रखते। इस वक्त जो वहाँ पानी है, जो स्टैंडिंग वाटर है, जब
फ्रेश आया था जब बारिश, तब तो फिर भी बेहतर था। इस वक्त तो काला स्याह पानी हो गया है। और वो पानी ऐसा है कि उसमें अगर आप पैर रख दें तो आपको स्किन डिजीज होगी, आपके कपड़े जो होंगे उसमें इतनी शदीद बदबू आ जाएगी कि वो ना बदबू जा सकती है ना वो फिर उस तरह से धुलने का तो पानी नहीं है, पीने का नहीं है, तो हम किस तरह से उसे करेंगे। तो वजह उसकी यही है कि वहां पर सिचुएशन, एक तो पहले भी इतनी लिटरेसी रेट नहीं था, पहले ही मेडिकल की चीजें नहीं थी, अब सूरत हाल और बदतर होगी कि जो उनका अपना एक निजाम था टीलों पर है। अभी जब हम सामान बांटे सब कर रहे थे तो वो लोग चारों तरफ इशारा करके कह रहे थे कि आपके कैंप तक सिर्फ मखसूस लोग पहुंचे, कह रहे हैं इससे 4 गुना लोग तो भी आसपास मौजूद हैं। हम खुद परेशान थे कि किस तरह होगा, इसीलिए हम यहाँ से इवन कपड़े भी, जो कपड़े हमने भेज दिए वो खत्म, अब मजीद कपड़े भेज रहे हैं कि वहां ना कपड़े धुल सकते हैं, ना वहां पानी होगा, ना वहां सफाई होगी, जो अब आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, तो आपको सर्दी के कपड़े चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो पोस्ट डिलीवरी जो केयर है डॉक्टर साहिबा, इसमें ये मैं इसलिए भी पूछना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब इफेक्ट हुआ है, केपी के, सो कुछ लोग शायद सुन रहे हों और अगर आप वहाँ का हिस्सा बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अद्वियात का अगर आप कुछ बताना चाहें वो भी बता दीजिए। मैं आपसे कहूँगी कि एक तो जो हमारे पास प्री डिलीवरी मेडिसिन हैं वो तो नॉर्मल आप आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये देते हैं, ठीक है। लेकिन जब पोस्टनेटल की बात आती है यानी डिलीवरी के बाद की बात आती है तो उसमें हमारे पास बहुत सारी एक्यूट कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, कोई प्लेसेंटल पीस रह सकता है अंदर क्योंकि करने वाला एक्सपर्ट तो नहीं है। फिर हमें वहाँ पे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट पहुँचानी है, लाइक सिंटो हो गई, सिंटो आपके प्लेसेंटा को, जिसको हम आमतौर पे अमर बोलते हैं, उसको इजीली डिलीवर करवा देती है, और ट्रांसोमिन के कैप्सूल्स हैं या इंजेक्शंस हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा मीज़ोप्रोस्टोल की टैबलेट्स आती हैं जो हम सबलिंगुअल रखवाते हैं या पर रेक्टल रखवाते हैं, जिससे ब्लीडिंग नहीं होती है। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हमारी मोस्ट लेडीज़ जो हैं डिलीवरी के बाद शॉक में चली जाती हैं ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, और उस शॉक, हेमरेजिक शॉक की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। इसके अलावा हमें बहुत प्रॉपर वाली एंटीबायोटिक उसको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है क्योंकि हैंडल हुआ है केस, दाई हैंडल केस है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज़ का चांसेस होते हैं ना, तो उसमें हमें कोई भी एंटीबायोटिक के साथ हमें एंटीपैरासिटिक यानी फ्लैजिल वगैरह इस तरह की चीज़ देनी है, पेन किलर देना है, पेन से रिलीफ रखना है। ये सारी चीज़ें जब एक मदर नॉर्मल होगी तो फिर वो प्रॉपरली बच्चे को फीड भी करा सकेंगे। डॉक्टर्स जाएं, बहुत अच्छी बातें बता रही हैं, डॉक्टर्स की टीम्स जाएं वहाँ पर। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक के बाद आप कुछ ऐसी वहाँ की कहानियाँ और वहाँ की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चली हैं वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर राहत मौजूद हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन दोनों अपने अपने एंड से आप तक पहुंचा रही हैं। आप कुछ हमें बल्कि स्टोरीज़ का भी बता रही थी और ब्रेक पर जाने से पहले शायद कोई बात भी कर रही थी। एक तो मैं चाह रही थी कि वहाँ डॉक्टर्स जाएं, फीमेल डॉक्टर्स जाएं। अभी हम ब्रेक में डॉक्टर साहिबा से बात भी कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा लोग परेशान होते हैं बलूचिस्तान के वाले से, लेकिन एक मजबूत टीम की तरह जाएं तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले ख़वातीन डॉक्टर्स जानी चाहिए। अच्छा, केसेस वहाँ पर इतने बुरे हैं कि राशन वहाँ पूरा नहीं पहुँच रहा, तो जब माँ को चूल्हा देते हैं उसके साथ राशन देते हैं तो 3-4 दफ़ा तो उस पैकेट को वो आगे पीछे करके देखती है कि ये कितने दिन का राशन है। आप तस्वुर कीजिए ना कि आपके पास इतना कम राशन हो कि आपको नहीं पता कि आज है कल क्या खिलाएंगे, तो फिर वो उसके भी पोर्शंस बना रही है, फिर जितने फैमिली मेंबर्स हैं उस हिसाब से उनको बांट रही है। एक तरफ उसने अपने अपनों की लाशें बहती हुई देखी, और जो लाशें बहती हैं, जिन फैमिलीज ने उन लाशों को बैराजेस पर, क्योंकि सारी पानी में बहकर वहीं जमा होती हैं, तो वहाँ लाशें ही लाशें, चाहे वो इंसान है या जो भी बह गया वो वहाँ जमा होता है। फिर जब वहाँ से आप अपने बंदे की लाश को ढूंढ के निकालते हैं, जो जिसका जो मिट्टी और उसमें जो उसकी
हालत होती है, फिर उसको अगर दफनाने के लिए आपको ज़मीन भी नहीं मिलती है क्योंकि चारों तरफ पानी पानी होता है, तो वो तकलीफदेह मनाजिर हैं जो हमारे आप जैसा बंदा तो देख भी नहीं सकता, क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी में रखा हुआ है कि हमने अपनी ज़िंदगी में उस तरह की फटी कटी और लुथड़ी हुई और लाशें हमने देखी नहीं, और गुस्ल को जिसको पानी ना हो, तो वो जो वहाँ के मनाजिर हैं ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उनको आप ना बर्दाश्त। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ दे बात कि ऐसा नहीं है कि ये हो के फिर इसका कोई सलूशन है, ये हो रहा है और उसके बाद हमारे पास उसका कोई सलूशन नहीं है। जो बच गए हैं अपनों को रो रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं उनके लिए राशन नहीं है। जो माए जिंदगी को करना जरूरी है उनके ये लिए। इतनी सारी वहां पर स्टोरीज हैं कि वो आप उनका मदावा उस तरह नहीं कर पा रहे, तो तकलीफ हमारे पास बढ़ती जा रही है। सांप जिस तरह काट रहे हैं, हमारी जब टीम वहां पर बैठी हुई थी और सांपों ने काटा है, एक ही घर के 2 बच्चों को सांप ने काट लिया, और वो कोई तादाद ही नहीं है हशरात की, सांपों की। अब इतने इतने पैर सूज गए, जिस्म में वो जहर उसका फैल रहा है उस अंदाज में, वो बिल्कुल होश में नहीं, वो बच्ची है और वो रो रहे हैं कि हम इसको पहुंचाए कैसे। वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है, फिर हमारी जो एम्बुलेंस खड़ी थी हमने वहाँ पहुंचाया, लेकिन कितनी एम्बुलेंस तो वहाँ है ही नहीं ना। ये तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कराची में बहुत सहूलतें दी हैं, उन जगहों पे सहूलत नहीं है, हमने उनको पहुंचाया। बारिश से मरो, लाशें बैराजिस से उठाओ, खाने को ना मिले, अगर सांप और ये बिच्छू आपको काट लें तो भी आप ना बच पाएं। अपनी आंखों के सामने देखें, सबको लुटते हुए देखें, और सबको लुटते हुए देखें, और उसके बाद आप कैसे जिंदा रह सकते हैं। और ये कोई आज माफ करें, मेरे तो दिमाग माउफ होने लगता है। मतलब मैं ये सब बातें जब आप कर रही हैं तो मैं आई एम अनेबल टू थिंक, मतलब मैं इसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। इस चीज़ के साथ एक चीज़ ये भी देखें कि वहाँ पे बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स होंगे जो इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे, उनको इंसुलिन नहीं मिल रही। जो एज़मा के पेशेंट्स हैं, हाँ, उनको इनहेलर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो तो वैसे ही मर रहे हैं ना। मतलब एक अल्लाह की तरफ से डिज़ास्टर है हमारे पास, एक अल्लाह का इम्तिहान है जो हम फेस कर रहे हैं। दूसरा ये जो हमारे पास हम हेल्प नहीं हो पा रही है तो लोगों को प्रॉब्लम है। अच्छा, जो सांप काटने की बात हो रही है, क्या इसकी कोई फर्स्ट एड या दवा ऐसी हो सकती है जो यूटिलाइज किया जाए? हैं और इमरजेंसी देखें, जब हम किसी डिजास्टर की बात करते हैं तो हम उसे 3 प्रायोरिटीज में डिवाइड कर देते हैं ना, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, फिर हमारे पास पब्लिक हेल्थ इंसेंटिव्स आते हैं ना। तो उसमें ये होता है कि जब आप हाई प्रायोरिटी के ड्रग्स रख रहे होते हैं ना, जब हम किसी कैंप को कुछ डोनेशंस दे रहे हैं, तो उसमें हमें न सिर्फ वाटरबॉर्न डिजीज़ की देने, हमें ये एंटीवीनम्स भी देने हैं। ये एंटीवीनम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बारिश के बाद ज़मीन से जो भी ये एंटीवेनम्स जो है ये पीने होते हैं? नहीं, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। और इसके अलावा जाइलोकेन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जैसे बिच्छू ने काट लिया तो उसका कोई एंटीवेनम तो नहीं है, तो उसको पेन इतना सीवियर और इतनी सीवियर वाली स्वेलिंग होती है कि उसके लिए हमें उस एरिया में जाइलोकेन के इंजेक्शन आई थिंक डॉक्टर की वहाँ ज़रूरत है, मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। एक चीज़ और डॉक्टर साहिबा आप मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आलिया भाभी की तरफ आऊँगी। एक और आपने बात कही बड़ी इम्पॉर्टेंट ब्रेक में कि लोगों का इस वक्त जो ज़्यादा फोकस है वो फूड है, लेकिन उसके अलावा जो आप बता रही थी कि इन सब पे भी नज़रसानी कीजिए प्लीज़। देखिए, अभी जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे 3 कैंप्स लगाए गए हैं। एक फूड का है, एक कपड़ों का है और एक हेल्थ के हवाले से है। मैं देख रही थी कि लोगों का रुझान ज़्यादातर जो भी यहाँ वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे पहुँचे हैं, जो सर्वाइवल पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फूड की तरफ भाग रहे हैं। मुझे खाना मिल जाए, मैं 3 दिन का खाना अपने बच्चों का छुपा लूँ, भले कुक फूड है वो फिर भी उसको छुपा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि जी इससे डायरिया भी हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है ना, कपड़ों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आप बिलीव करें, स्किन डिजीज़ के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हाई ग्रेड फीवर और डायरिया के साथ हैं। मैं ख़ुद कैंप में वॉलंटियरली काम कर रही हूँ। मैं देखती हूँ और मुझे मोटिवेट करना पड़ता है ख़वातीन को कि भाई आप नियर टू डिलीवर हो, आप इस तरफ आओ, हम आपका चेकअप करें, आपको ड्रग्स दें और आपका स्कैन करके आपको डेट बताएं, एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है आपकी। वो कहती हैं हो जाएगी डिलीवरी हमारी, हमने तो गाँव में कहीं पे भी पैदा कर दिया, पर हमें खाना मिले, मेरा बच्चा भूखा है। मतलब ये एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जब ज़िंदगी में मुझे लगता है सबसे कीमती होती है 2 वक्त की रोटी। ये रोटी इतनी जालिम चीज़ है, एक रोटी और एक वो नींद कहते हैं कि सूली पर आ जाती है। और ये लोग
इन्हें हौका भी हो गया, इनको नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी आप पूछ रही थी कि क्या क्या वहाँ चीज़ें देखी, वो जो 5 लड़के जो टीले पे खड़े रहे और 8 से 10 घंटे खड़े रहे और मदद मांगते रहे, उसमें से 4 बह गए और एक ही खाली उसमें बच सका जिसने बहुत टाइटली अपने आप को बांधा हुआ था। तो जिन लोगों ने ये मनाजिर देख लिए हैं, हमारे पास तो खैर वो मोबाइल फ़ोन पे ही आ रहे होते, लेकिन जिन्होंने देखा, मैं समझती हूँ कि उनके लिए बहुत। डोनेशंस के हवाले से भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ हाथ बटाना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। और जी मुकम्मल कर लीजिए बात, क्योंकि हमारा ये सेशन फिर क्लोज हो रहा है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्लीज अपने घर के बजट में अपने इन बहन भाइयों के लिए एक बजट बना लीजिए, अपने घर के राशन में इनके लिए एक राशन बना लीजिए। कम से कम 6 महीने तक तो आप ये सोच लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट ही कर पाएगी, हम नहीं, लेकिन घर बनाना या इनकी ज़रूरियात है, हमारी ही जिम्मेदारी है। हम करेंगे तो अल्लाह बेहतरी कर देगा। और मैं तो यही समझती हूँ, जो खा गया वो उड़ा गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया, जो दे गया वो ले गया। बिल्कुल। तो अगर आप अपने साथ कुछ लेके जाना चाहते हैं तो दे दीजिए, और अपने बजट में, अपनी मोहब्बत में, अपनी दुआओं में, हर चीज में इन्हें शामिल रखिए, क्योंकि ये बुरा वक्त हमने अपने शहर में, कराची में भी देखा है। अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, बहुत मेहरबानी। और इसलिए मेहरबानी की है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आलिया भाभी, थैंक यू सो मच डॉक्टर राहत फॉर कमिंग। और इसी तरह से आप लोग, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ भी हैं, क्योंकि आप अपनी तौर से बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हमने सोचा कि थोड़ी सी रूटीन से हटकर थोड़ी सी और चीज़ों की तरफ भी नज़र की जाए, आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे स्टूडियो का जो माहौल है वो कदरे मुख्तलिफ है। अब आप ये माहौल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए जी, मिर्ज़ा अदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट लवर हैं। ये देखिए पेट, देखिए इनका, ये इनका पेट है, एक इनके गले में है, दूसरा इनके हाथ में है। देखे देखें, ओफ ओफ, इतनी मोहब्बत अपने पेट से। आपके पास सारे सांप हैं? मेरे पास सांप भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है, एक आपने मेरी राइट हैंड साइड देखी है, अब ज़रा मेरी लेफ्ट हैंड साइड देखिए। इसमें मौजूद हैं जिमी जुनैद, जो कि एनिमल एंथुजियास्ट है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये दो आपको इनके पीछे बर्ड्स तो नज़र आ गए, लेकिन जो आपके हाथ में है वो भी तो दिखाएं। पैरट नज़र आ गए। और ये देखें भाई, ये क्या है? ये एक रेस्क्यू हमारे पास लिजर्ड है, इसका नाम है स्पाइनी टेल लिजर्ड। स्पाइनी टेल लिजर्ड। और हमारे पास जो मोस्टली इस तरह के एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो रेस्क्यूड है। अच्छा, आप लोगों ने इनको कहाँ से रेस्क्यू किया? हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वार्ड्स के नाम से, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस एंड रेस्क्यू सोसाइटी। हम अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। अब जो मुल्क में जो आप फॉर रिसेंट एग्जांपल ले लें, अभी जो सैलाब चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर इसमें इंसान मुतासिर हुए तो क्या जानवर नहीं हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। तो इन जानवरों के लिए कोई फैसल ईदी, कोई जफ़र अब्बास, कोई तो होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जैसे जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं उनका यही काम होता है। आप इनको रेस्क्यू कर रहे हैं? हम इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, हम तक लोग इस तरह की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। देन हमारा प्रॉपर चैनल है थ्रू सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। आज हमारे पास इंस्पेक्टर नईम को भी होना था, जो कि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कह रहे थे, लेकिन किसी वजह से अभी शायद रास्ते में होंगे या आ जाएंगे। तो ये पूरी एक टीम है जो गवर्नमेंट के साथ लिंकअप होकर हम ये सारे काम करें प्रॉपर थ्रू चैनल, क्योंकि इनको नीड है, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ एनिमल्स, पैरट्स वगैरह हमारे पास एज अ पेट भी है, जो हम डिफरेंट तरह के स्कूल्स में ले जाते हैं और अवेयरनेस शोज वगैरह करते हैं। तो इनकी ये वाले पैरट्स तो वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, तो आई थिंक ये लोगों ने शौक में और जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने रखे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये शौक में भी हैं, इनका ब्रीडिंग पर्पस भी होता है, लोग इनकी फार्मिंग एंड ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। और हमने तो खैर इनको इसलिए रखा हुआ है कि एक तो हमारा जो छोटा सा एक सेटअप है, मिनी जू है, साथ में एक रेस्क्यू सेंटर भी है, तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग कहाँ है ये? तालीमी बाग बड़ा मशहूर पार्क है फेडरल भी एरिया के अंदर। अच्छा, उसके अंदर हमारा मिनी जू है। प्लस मैं 2 डिफरेंट जूस के लिए एज अ जू कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें एलेक्सर जू शामिल है, बड़ा ही फेमस है, जो बिलाल ख्वाजा साहब का है। और साथ में बहरिया टाउन का डेंजू है, उसके अंदर हम एक्सोटिक एनिमल्स शो करते हैं एवरी वीकेंड पे। तो एक्सोटिक एनिमल कौन कौन से हैं? एक्सोटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको आप अपने
करीब कम से कम ही देखना पसंद करेंगे, लेकिन उनको पाला जाता है नाम डिफरेंट बताएं ना कंट्रीज उनका। में। स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, ओके ये लोग पालते हैं। हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर इसका बड़ा ही रुझान है। हाँ भाई, आप लोग पाल रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह भाई पाल सकते हैं। अब मतलब मैं बचपन से मेरे घर में मेरे वालिद को शौक था, तो हमारे पास डॉग्स और कैट्स होती थी। ये सब तो नहीं होता था, डॉग्स एंड कैट्स वो काफ़ी तादाद में होते थे और मैं बहुत उनके साथ खेलती थी। बट विद टाइम वो भी चले गए और मेरी आदत भी ख़त्म हो गई। अब मुझे वो लगता ही नहीं कि मैं आई एम द सेम पर्सन और मैं इनको हाथ लगा सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं इस पर यही कहूँगा कि देखें, डॉग्स एंड कैट्स के लिए कितनी एनजीओ इस वक्त काम कर रही हैं। आप जगह जगह देखेंगी आवाज़ें उठाई जाती हैं कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए। लेकिन अभी रोड पे अगर एक गधा बीमार हो जाता है, नहीं, हाँ, उसको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछता। फिर वो बंदर वाले यूजुअली बंदर को लेके जा रहे होते हैं। मैं हमेशा उसके लिए भी सोचती हूँ कि जुल्म हो पता रहा नहीं, होता है उस हाँ, पर। बिल्कुल किस तरह उसकी ट्रेनिंग होती है ये किसी को थोड़ी पता, बैकग्राउंड स्टोरीज। तो उसके लिए हम लोग माशाल्लाह अच्छा, ये कब से आपको शौक हुआ? आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं? प्रोफेशनली हमारा जू है माशाल्लाह। अच्छा, इसको पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया आपने। बिल्कुल ये बचपन से शौक होता तो है। आपका जू कहाँ है? हम लोग ये साथ साथ ही ही हैं? होते अच्छा हैं, अच्छा हम लोग साथ ही ओके होते हैं। ओके। वरना मैंने कहा इतने सारे जू कराची में बन गए, अलग अलग लोग हैं, हमें पता नहीं चल रहा। नहीं सुना मैंने इन सब के बारे में, आई नहीं हूँ, लेकिन अब जाके देखूंगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप आए क्योंकि वो मेहदी हसन पार्क में भी एक जू बनाया था, मगर वो थोड़ा कम हो गया। मेरा ये मानना है कि इस तरह के जूस होने चाहिए पूरे शहर के अंदर। कराची की इतनी बड़ी आबादी है और बच्चों के लिए देखें, कोई ऐसी फैसिलिटी है वो नहीं है। एक ही जू है हमारे पास, उसमें भी कभी कभी उस मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए अगर शहर के बीच में आसान, जहां आपकी एक्सेसिबिलिटी, आप पहुंच जाएं, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जू होने चाहिए मगर वो उस तर्ज के होने चाहिए कि उनमें एजुकेशन भी हो। एजुकेशन हो और मेंटेन कर सकें आप जानवर को। हम अपने बच्चों को बचपन से क्या दिखा रहे हैं कि जानवर पिंजरे के अंदर है। बच्चा जब बड़ा होता है तो शुरू से क्या देखता रहा है, जानवर पिंजरे के अंदर है, फिर वो उसी तरीके से। हमने कभी अपने बच्चों को अवेयर ही नहीं किया कि देखें जो नेशनल पार्क का क्या कॉन्सेप्ट है, पेटिंग जू क्या होते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को पता ही तो नहीं है। आप लोगों के जू में किस तरह है हमारे जू में मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन जूस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और हमारा जू भी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन बेस्ड बना हुआ है, तमाम चीज़ों के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। एग्जॉटिक एनिमल शोज एंड अवेयरनेस शोज हमारे जूज में होते हैं, जिसमें अलेक्जर जू पे एवरी वीकेंड होता है। तो वहाँ पे बाकायदा बड़ी तादाद में लोग आते हैं, स्कूल्स हमारे पास विजिट करते हैं। तो हम उनको इन जानवरों के बारे में प्रॉपर आगाही दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। क्या आगाही देते हैं आप लोग? पहले तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपके पास और क्या क्या है, या आप जिसको डील करते हैं, इसको तो आप बड़े आराम से। रेप्टाइल्स में मैं अक्सर डील कर रहा हूँ, तो हमारे पास देखें ये स्नेक एक और है, इसको कहते हैं सैंड बॉय देखें जी, कितने आराम से, ये भी जैसे एक दुपट्टे rescue की case लेस है। लगाते, ये लेस है उस तरीके से। ये भी एक deal हो रेस्क्यू रही केस है। और ये हमें मिला था हाईवे से ना, हाईवे से मिला था आपको? हाईवे पे एक सोसाइटी है, तो उसके अंदर ये घर के अंदर आ गया। तो लोग बड़े परेशान, इसको काफी डैमेज कर दिया था, सर्वर पे इस पे मारा था इसके। तो फिर हमारी टीम गई वहाँ पे, इसने इसको रेस्क्यू करा। इस सांप के लिए तो मशहूर इसमें होता है, वेनम नहीं है, वो नहीं नॉन वेनमस है, ये सैंड बॉय स्नेक कहलाता है। अक्सर लोग इसको जो है वो दो मुंह वाला सांप भी कहते हैं। दो मुंह कैसे? वो इसकी जो दुम है और इसके जो मुंह है वो दोनों सेम लगते हैं बिल्कुल ना, तो इसलिए कहा जाता है मिथ से तो सारी। ये पता कैसे चले कि इसके अंदर जहर नहीं है, या ये काटेगा नहीं? देखिए जो जहरीले स्नेक्स होते हैं ना, हाँ, जिसके फैंग्स होते हैं, उसको अलग से ही पता चल जाता है। उसकी जो ये गर्दन वाली साइड होती है ना, वो फूली हुई होती है, अच्छा तो ये अलग से ही पता चल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे वो ब्लैक कोबरा मांबा वगैरह हो गए, कोबरा हो गया, तो वो जो उसकी रफ स्केल हो गर्दन गए, फूली हुई होती है, फूली हुई होती है बेसिकली। इसमें लेकिन वो तो जब फन की सूरत में हर आता सांप है नहीं, वो सिर्फ कोबरा तो का एक ट्रेंड उसमें है। पता चलता है कि उसकी गर्दन फूली हुई है, वैसे पता नहीं, वो चलता है। अगर क्रोलिंग भी कर रहा होगा तो आपको अलग से दिख जाएगा वो। अच्छा, बिल्कुल। ओके, हमने इतनी नजदीक से नहीं लेकिन देखा ना यही आपकी तरह। तो लेक ऑफ अवेयरनेस है। हाँ, जो लोग हमारे शोज वगैरह अटेंड करते हैं तो उनको पता होता है सब चीज़ों का, क्योंकि हम बताते हैं अपने शोज में। आपके शोज में कभी कोई एंजाइटी हो जाती है किसी को, क्योंकि अचानक से ये एनिमल्स देखे और कोई करीब आ गया, पहले कुछ हम तो लोग कोई डर रिलैक्स गया, करते हैं। एंजाइटी वगैरह हो पहले जाती रिलैक्स है? करते हैं हम लोग पब्लिक को ना, उसके बाद एक एक करके पूरा उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाते हैं, देन उसके सामने पे पब्लिक के लेके आते हैं। अच्छा, इनके कोई नाम भी रखे हुए हैं आपने? इनके नाम सच एस इतने तो खास नहीं, बस क्योंकि ये बस वही पाइथन है, हाँ, तो ये रॉक पाइथन है और ये सैंडबो है, तो ये पैट है, उनको समझ में नहीं आता। अच्छा, ये पाइथन जो है इसकी स्किन भी निकलती रहती है ना? यूजुअली ये जहाँ रहता है वहाँ इसकी स्किन होती है। शेडिंग क्यों होती है रेप्टाइल्स की? वो इसलिए होती है जब जब ये अपना कटकाती ग्रोथ करते हैं तो स्किन को जो है वो शेड कर देते हैं। इसका मतलब अच्छा, ये जो यूजुअली मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं,
इस तरह की वो कहते हैं एक्चुअल स्नेक स्किन है, इसी पे ही आप लोग भी काम कर रहे हैं और बाकी लोग भी बहुत दुनिया गलत में चीज़ काम है। कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इसकी स्किन को यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी जानवरों के स्किन्स को यूज़ किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। जिमी पेट्स की पूरी टीम इसके खिलाफ काम कर रही होती है। ये जुल्म है जानवरों पे। इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए जिंदा कि रोके। जानवरों की वो स्किन निकालते हैं ना, बिल्कुल। गलत है ये बहुत। ये बहुत, इसकी वीडियोस भी ऐसी आती हैं जो दिल दुखाने वाली बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है इसमें। अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, आप जो वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स की बात कर रही थी, तो हर सांप जहरीला नहीं होता, ये बात हमारे लोगों को नहीं पता। मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर कुछ अक़साम ऐसी हैं जो फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं जो जहरीली है, जिसमें वाइपर्स हैं, कोबराज हैं, क्रेट्स हैं, ये स्नेक्स तो जो है ना पता कैसे चले कौन सा है ये? इसकी यही हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, यही हमारा मकसद है कि हम लोगों तक इस तरीके, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखें ना, वो कोई ना इस तरह के कोई इदारे कि वो जाके उन लोगों को अवेयर करें जहाँ पे ये चीज़ें निकल रही हैं, पाई जा रही हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है जिससे अंदाज़ा हो जाता है। जैसे एक सांप है, उसको लुंडी कहते हैं, लुंडी 100 स्केल वाइपर, वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। वो क्या करता है, एस बना के चलता है, वो अपने आप को जलेबी टाइप का शेप दे के बैठ जाता है। अच्छा। कुछ इनकी फिजिकल अपीयरेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोबरा है, वो अपना फन फैला लेता है। क्रेट है, उसका ब्लैक कलर का होता है उसकी स्किन, और उसके ऊपर वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उसे संगचूर कहा जाता है। पाकिस्तान में मोस्ट वेनमस स्नेक में से एक है संगचूर। उर्दू में मतलब उसके मीनिंग आप देखें, पत्थर को चूरा कर देने वाला। यानी उसका जहर इतना ताकतवर Oh my God. है, यानी उसका अगर एक ड्रॉप भी हो ना, तो यहाँ पे जितने अभी स्टूडियो में लोग मौजूद हैं उनको मारने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो ओके। इतने चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो वो कहाँ होता है, जंगलात वगैरह में ही पूरे होता होगा? पाकिस्तान में पाए जाते हैं ये। लेकिन ऐसी जगहों पे ही होंगे ना जहाँ जंगल वगैरह मैं होगा। आपको एक चीज़ बताऊं, सुन के बड़ी हैरानी होगी। अब तो ये हो रहा है कि इंसानी आबादी इनके घरों में इतनी ज़्यादा एंटर हो चुकी है कि अब ये इंसानी आबादी के बिल्कुल अंदर करीब है enter हो और रहे हैं, हाँ। इनका आमना सामना होता रहता है। तो लोग सांपों को मार देते हैं, ये बोलते हैं यार ये हमारे घर में आ गया था। भाई वो आपके घर में नहीं आया था, आप उसके घर में चले गए हो। आपने रेजिडेंशियल एरिया वहां पे डेवलप कर लिया जहाँ पे कभी जंगलात हुआ करते थे। आप कराची का अच्छा, जरा मैप अगर तो किसी निकालें। के साथ ये हो जाए मामला कि सांप आ गया, यूजुअली सांप ही आ सकता है, जो यहाँ कराची जैसे शहर में तो जो मैंने सुना है सांप आ जाता है, या इस तरह की कोई लिजर्ड आ जाए, या कभी कभी कोई ऐसी चीज़ भी आ जाती है जो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है, तो किस तरह वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारा फेसबुक पे पेज है जिमी जुनैद के नाम से, उस पर हमारा नंबर एक्टिव होता है, हमारे बंदे एक्टिव होते हैं। पर तो इसमें मैं एक नंबर बात उसमें बता से दूं, आपका नोट कर लें, क्योंकि जब ये होगा मामला तो उस वक्त बिल्कुल, फेसबुक इसके- खोलने का टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, आप ईदी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रेस्क्यू नंबर जो हमारे अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे आपको असिस्ट करेंगे। ओके। ठीक है, हमारी जो टीम है, हमारे पास एक लिमिटेड और महदूद वसाइल होते हैं, तो इतने ज्यादा जो है ना हम चीजें हम भी नहीं कर पा रहे। सही, लेकिन हम ये अपना इम्पोर्टेंट maximum है ना कोशिश कि करें। इस वक्त अगर हमारा ईदी का rescue नंबर center भी full चल है रहा और आप उस पर कॉल, मैं सिंध वाइल्ड लाइफ सिर्फ डिपार्टमेंट का नंबर आप गूगल करें, पीडीसीएल नंबर आ जाएगा, आप उस पर कॉल करें, उनकी टीम आगे, उनके पास पूरी रेस्क्यू अच्छा, ये इसको दोबारा दिखाएं ना लिजर्ड को, और ये बताएं इसे कहाँ से रेस्क्यू किया अब आपने? मैं इसके बारे में कुछ चीज बताऊंगा जो कि बड़ी दर्दनाक है। अच्छा, ठीक है? ये लिजर्ड देखने से आपको लग रहा पहले होगा हम कि ब्रेक ले venomous लेते है। हैं, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ना चेंज कराती हूँ मैं। हाँ, सो ब्रेक लेते हैं हम, उसके बाद वापस आते हैं और फिर इसकी जो दर्दनाक स्टोरी है ना, क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह से है कि अगर आप इसको अपने कभी घर पे देख लें या वैसे, तो मेरे ख्याल में पहले तो आप डर जाएंगे। एक देखिए, छोटी सी लिजर्ड से ही हम लोग तो डर जाते हैं, तो ये तो उसका जो है बड़ी फॉर्म है। सो एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक में मैं भी पानी पी लूँ, आप लोग भी चाय वाय लेकर आ जाए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और बड़ी ही डिफरेंट किस्म की रोलर कोस्टर राइड है आज हमारी, क्योंकि आज हमारे पास एक मिनी 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 ज़ू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ एनिमल्स हैं हमारे साथ, हमारे मेहमान दोनों मौजूद हैं, और ये पैरट्स भी आ गए, लिजर्ड भी आ गई, और ये लैला भी आ गई। लैला नाम है ना इसका? लैला नाम है इसका। हाँ जी। सो हम लिजर्ड की स्टोरी सुनने वाले थे, तो पहले इस लिजर्ड को आपने कहाँ से रेस्क्यू किया? इसकी पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये लिजर्ड को रेस्क्यू करने की ज़रूरत क्यों है। ये लिजर्ड जो है वो नॉर्मली डेजर्टिक एरियाज़ में रहती है। स्पाइनी टेल लिजर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी टेल पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं, उसके वजह से इसको नाम दिया गया। देखने से बज़ाहिर आपको लग रहा होगा बहुत खतरनाक है, जहरीली है या गोश्त खाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्प्लीटली वेजिटेरियन लिजर्ड है और ग्राउंड पे रहती है।
सही। जो घास वगैरह होती है उसको खाती है, तो बेचारी हमें काट भी नहीं सकती, जहर इसमें होता ही नहीं है, सिर्फ दिखने की वजह से खतरनाक है। अब इसकी इलीगल हंटिंग पाकिस्तान में ज़्यादा है, उसके 2 रीज़न है। एक तो इसका इस्तेमाल डिफरेंट तरह की मेडिसिन एंड ऑयल्स में किया जाता है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उस वक्त जो प्रोसीजर है ना, उसके अंदर इस जानवर को बड़ी अजियत दी जाती है। तो उसको हर्बल ऑयल वगैरह बना के डिफरेंट चीज़ों के साथ उनको इंटरेक्ट करके बेचा जाता है। तो उसके अंदर इस जानवर की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको तोड़कर कई दिनों तक इस जानवर को जिंदा रखा जाता है। अब आप सोचो अगर बैकबोन टूट जाए तो कितना पेन होता होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह के एक पोचर से हमने इसको रेस्क्यू किया, और जब ये हेल्दी हो जाएगी तो इस तरह की, पहले भी हमने लिजर्ड इन वाइल्ड उसको अच्छा, रिलीज किया है, दोबारा रिलीज करेंगे। ऐसी पोजीशन से इसको रेस्क्यू किया है? ऐसी पोजीशन में शुक्र ये नहीं थी, इस वक्त इसकी बैकबोन बिल्कुल ठीक है। अदर देन अच्छा, तो ये कहाँ थी? तो फिर एक पोचर जो नॉर्मल, जो आपने देखा होगा, जो रोड पे बैठे होते हैं, उनके पास इस तरह की लिजर्ड्स होती हैं जो डिफरेंट तरह के ऑयल्स बेच रहे होते हैं, उससे हमने रेस्क्यू किया था। और उनको हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं कि भाई देखें आप ऐसा ना करें, इससे ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हम तो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। कहीं जो है ना वो ऐसी लिजर्ड्स जो हम रिलीज बैक कर चुके हैं, तो उसको हमने इस तरीके से रेस्क्यू किया। और आप जो कह रहे थे ना, हम एनिमल्स के नाम जो स्नेक्स वगैरह का हम इसलिए नहीं रखते, वो हमारे पास टेम्परली होते हैं, कुछ टाइम रहते हैं। जब वो हेल्दी हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम मुकम्मल तौर पर हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं, देन हम वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम को उनको दे देते हैं, और वो उनके प्रॉपर हैबिटेट में जाके उनको रिलीज करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास लाइफ टाइम रह जाते हैं, ये टेम्परली होते हैं। हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारे पास ये पैरेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा ना समझे। और एक और चीज़ बता दूं कि ये घर में रखने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, लोग शौक में, अब मैं देखती हूँ लायन, टाइगर, स्नेक्स और रेप्टाइल्स और भी, जिसमें एलिगेटर्स हैं और इस तरह क्रोकोडाइल्स, ये सब रख रहे हैं घरों में। सो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, घरों में रखने वाली तो ये चीज़ नहीं है। अगर इतना ही ज़्यादा शौक है, अल्लाह ने अगर आपको नवाजा हुआ है, तो आप इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी कहीं पर रजिस्टर्ड करवाएं, जू लाइसेंस लें सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, लीगल तरीके से इन एनिमल्स को पालें, ताकि इन जानवरों को भी सही से माहौल मिले। क्योंकि आपको लाइसेंस उसी वक्त इशू होता है जब आपके पास जगह प्रॉपर होती है, आपके पास केजेस प्रॉपर मेंटेन होते हैं, जब आपका प्रॉपर जू का सेटअप होगा, तो आप इस जानवर को रख सकेंगे ना। आप शौक में से भरम के लिए और दिखावे के लिए इस तरह की चीजें ले लेते हैं। मैंने 1-2 टिकटॉक्स ऐसी देखी जिसमें बहुत बड़ा लायन है, और वो जो है वो मियाँ बीवी है या क्या है, वो मुख्तलिफ उसको टच कर रहे हैं, कभी उसको कुछ कर रहे हैं, कभी उससे गुस्सा कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। सो ये क्या कभी अटैक नहीं कर सकता जानवर से चौके? देखें, ये इसमें जो है ना, अब टिकटॉक्स तो मैं भी बनाता हूँ एनिमल्स के साथ, ठीक है, डिफरेंट मेरी भी टिकटॉक्स हैं लायंस वगैरह साथ, लेकिन आप किस पर्पस से बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड। अगर वो एंटरटेनमेंट पर्पस से ले रहे हैं या सिर्फ कुछ लाइक्स एंड व्यूज़ आ जाएंगे तो गलत है। और आई डोंट नो कि वो जो लायन है वो कहाँ पर रखा हुआ है, क्या अगर किसी जू में उन्होंने वीडियो बनाई तो ठीक है, अगर किसी घर में बनाई घर लग रहा था तो फिर गलत है। क्योंकि ये चीज़ें घर में रखने वाली नहीं है। आप अपने आप के साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम में डाल देंगे, भले ही आपका वो एनिमल जो है वो पेट हो, अब डॉग भी क्यों ना हो एक बड़े साइज का, लेकिन अगर आपने उसको एक फ्लैट में पाल लिया है तो दिन रात भौंकेगा, बराबर वाले प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नहीं तो बेशक आपका वो पालतू है, वो किसी को नहीं काटता, ये बात आपको पता है, ये बात बाहर वाले को नहीं पता। तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, किसी को हार्ट अटैक, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, बड़े बुजुर्ग होते हैं, इस तरह की चीज़ों का हमें रखना चाहिए ख्याल, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। हम लोग अब ये बहुत करने लगे, शो ऑफ भी तो बहुत हो गई है ना इसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत। ये एनिमल्स आपके पास हैं तो वो आपका कोई पावर शो कर रहा है या आपके कोई बहादुरी शो कर रहा है, ऐसा ही, तो ये वाली चीजें भी आ गई। अच्छा, ये लैला के बारे में तो हम बताएं। लैला जो है वो तो साइड में हो गई बिल्कुल। लैला हमारी जो है ये 3.5 साल की है। अच्छा, ओके। और इस तरह के और भी बहुत डॉग्स नखरीली है, बहुत ज्यादा। ये पैम्पर्ड बहुत करते हैं इसको ना, तो माशाल्लाह ये गोदों में ही रहती हैं। हाँ। और देखिए, विदाउट चेन, विदाउट पट्टा हम लोग उसको लेके ये क्या, कहाँ की ब्रीड है, क्या है वैसे? ये पग डॉग है। अच्छा, एक और चीज आप देखें, हमने इसको कोई बेल्ट वगैरह को लीश नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, जब तक जरूरी ना हो ना, तो मैं भी कहता हूँ कि आप डॉग को ना लीश या बेल्ट ना करें। वैसे तो जरूरी होता है, अब इसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी डॉग्स तो ऐसे लोगों के, तो आप घर में जाएं जिनके यहाँ डॉग है, वो आपको देखते ही इतनी जोर से। इनमें कुछ किस्में होती हैं, टॉय ब्रीड्स होती हैं, तो वो बड़ी रिलैक्स होती हैं, छोटी साइज की होती है, जैसे पग है, शिट्जू है। अब जो सिक्योरिटी डॉग्स होते हैं, जर्मन शेफर्ड्स हो गए, एल्सेशियंस हो गए या हस्कीज वगैरह हो गए, तो वो एग्रेसिव ब्रीड्स हैं, फिर उनको करना पड़ता है, आपको लीश भी करना पड़ता है, और वो सिक्योरिटी पर्पस के यूज है। लेकिन जानवर देखें, कोई भी रखें, उसके बारे में पहले स्टडी करें, उसको वैसा माहौल दें, ठीक है, फिर उसको रखें। लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे खरीद के ले आते हैं और फिर उसको पालने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, फिर वो जानवर भी बीमार कर देते हैं, दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये मसले मसाइल है। अच्छा, इन तीनों के क्या नाम रखे हैं?
अच्छा, ये इनके नाम बड़े मज़ाही हमने रखे हैं। मैं थोड़े, हमारे पास जितने भी पेट्स हैं उनके नाम थोड़े से आपको यूनिक मिलेंगे। तो हमारे पैरट्स के नाम है जय, वीरू, गब्बर। अच्छा, जय, वीरू, गब्बर। जी, ये जय गब्बर है, है? ये वीरू जय को है छींके आ और रही ये है क्या? गब्बर है। ये जस्ट सुबह का टाइम है तो ये इस तरीके से थोड़ा अच्छा, सा वैसे स्नीजिंग ही करते हो रही है रहते ना? हैं। नहीं, स्नीजिंग इसको नहीं हो रही है, ये वॉइस कॉपी करता है। अच्छा, चीखने की, हंसने की, ओके। हंसने की। तो ये नॉर्मली इस तरह की जो है ना आवाज़ें क्रिएट करते रहते हैं। इनमें तो से कोई रोने ऐसे की- है जो इस वक्त कुछ बोल सके? इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। वैसे ये बोलता है अल्लाहू अल्लाहू करता रहता है ये, लेकिन क्योंकि जब अच्छा, माहौल ये चेंज क्या होता है? बार बार इसके ये जो फेदर्स हैं, ये लगता है जैसे खड़े हो रहे हैं और फिर ये दोबारा एसी सेटल हो चल रहे रहा हैं। है, एसी की वजह से भी ये हो रहा होगा। और दूसरा ये कि सुबह का टाइम है ना, तो ये अभी देखें अपने आप को जी। फ्रेश कर रहे हैं, बार बार ब्र करेंगे अपने आप को, फेदर्स खोलेंगे और एक एक करके अपने फेदर सेट करेंगे। तो ये इनकी नॉर्मल रूटीन है। जैसे हम सुबह होकर फ्रेश होते हैं तो ये इस तरीके से फ्रेश होते हैं। अच्छा। अपने जो खराब पर होते हैं फिर उनको प्लकिंग करके अच्छा, निकाल इस देते हैं। तरह जो एनिमल्स हैं, ये डॉग है, बाकी एनिमल्स हैं, तो इनकी डाइट और फीड के लिए भी तो आप लोगों को काफ़ी काम कर सोचना होता होगा, या इसका पर्टिकुलर कोई फूड होगा? फूड देखिए वेदर के हिसाब से इसको देना पड़ता है, सही सारी चीज़ें। और बाकी हमारे पास वेटनरी जो है वो ऑन बोर्ड होते हैं, तो महीने में एक दफ़ा ज़रूर विजिट करते हैं वेटनरी। तो प्रॉपर इनकी केयर टेकिंग हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, और अभी भी जिस तरह आपने शुरू में ये बात की थी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया हो, सो सैलाब में सिर्फ ये नहीं है कि गाय बकरे हैं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत से जानवर हैं। और अभी जो इससे पहले वाले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि सांप से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सांप काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये इस सिचुएशन में, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में डील करते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि जहाँ पानी खड़ा है वहाँ सांप से कैसे बच सकें, इन सांपों का क्या करें, उनको भी तकलीफ ना हो और लोगों को भी तकलीफ ना हो? बदकिस्मती से ये कि ये देखें, ये एक फैक्ट है कि अगर पानी हर जगह पर है, इंसान अगर खुशकी ढूंढ रहे हैं तो ये वाइल्ड एनिमल्स भी खुशकी ढूंढ रहे हैं। अच्छा। और जगह कम होने की वजह से आपका इसके साथ सामना होना तय है, स्पेशली स्नेक्स के साथ। तो इसमें देखें, एक चीज़ आप समझिएगा, सांप सिर्फ दो सूरतों में हमला करता है, या तो उसकी खुराक को आप, या फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस में मारेगा। अब ऑफ कोर्स इंसान उनकी डाइट नहीं है, तो वो सेल्फ डिफेंस में ही काटता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसके अगर आप करीब पहुंच गए तो उसके पास क्या ऑप्शन है अपने आप को बचाने के लिए? वो तो डर जाएगा, तो मजबूरी में वो सेल्फ डिफेंस में और काट अगर लेता वो है। आपके करीब आ अगर गया, आ जाता है, मैं ब्रेक के बाद बताएंगे कि आम हालात में भी, घरों में भी, कहीं भी सांप, मैंने फिल्मों में देखा है कि आपके करीब आ जाए तो आप मूवमेंट ना करें। ये मैंने फिल्मों में देखा है। अब पता नहीं यही है कि नहीं है कि क्या है, ये आप बताइएगा कि कैसे अगर सांप आपके साथ आमना सामना हो ही गया तो बचना कैसे है। और ब्रेक के बाद हम आपको बहुत से लोगों की दादा की उम्र के एक एनिमल हैं वो दिखाएंगे। वो कौन है? 75 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 75 साल के हो चुके हैं। वो कौन है, उनसे आपकी मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त जो आपको मैं बता रही थी, वर्ल्ड फेमस हो गए मेरे लिए तो, 75 ईयर ओल्ड वो ये हैं, ये टॉर्टॉइज। ज़रा देखिए, ये है जी 75 साल के हैं। ये स्क्रीन पे आपको जो भी जितना भी इनका साइज़ नज़र आ रहा हो, लेकिन अच्छा साइज़ है। और अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, ये इनके नाश्ते का टाइम है। इनको एप्पल दिए गए हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं, वरना ये इधर से उधर घूम रहे थे, जैसे आप बच्चों के साथ करते हैं ना, उनको कुछ खाने की चीज़ पकड़ा देते हैं और बिठा देते हैं, वही इनके साथ करना पड़ा। इनके सामने इनका ब्रेकफास्ट रखा है तो ये रुक गए। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये सवाल किया था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट हम सब के लिए। हम सब जानना चाहते हैं कि अगर सांप आ जाए, घर आ जाए, आपके घर में आ जाए, या आमना सामना हो जाए, क्या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बच सकते हैं? देखें, पहले हम घर की बात कर लेते हैं, फिर जो सैलाब में जो हो रहा है उसकी बात कर लेंगे। अगर घर में आ जाता है ना, तो सबसे पहले तो आप जिसके भी घर में आए वो खुद से टार्जन ना बने कि मैं भाई इसको पकड़ के किसी बोतल में बंद कर लेता हूँ और पूरे मोहल्ले में दिखाऊंगा कि हमने हमारे घर में सांप आ गए थे वो। और कोशिश ये भी नहीं करें कि उनको मारे। सबसे पहला, अगर आप शहर की आबादी के बीच में आपके पास एक्सेस है तो आप सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। उनकी टीम आएगी, उनके पास प्रॉपर टूल्स होते हैं, वो रेस्क्यू कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप हमें इनबॉक्स करें, अगर हमारी टीम अवेलेबल होगी तो हम भेज देंगे। दो चीज़ें ये हो गई। तीसरा,
इस कंडीशन में नहीं है कि आप फ़ोन नहीं कर सकते, कोई इस तरह के इलाके में जहाँ पे उस तरह की टीम नहीं पहुँच सकती, तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपने उससे दूर ही रहना है। एक बड़ी सी स्टिक आपने ले लेनी है, बड़ी सी स्टिक होती है, उसके आगे किसी तरह का कोई हुक लगा लेना है, यानी उस स्टिक का जो लुक है वो सही। कुछ इस तरीके से होगा कि एक यू हाँ, है, हुक लगी हो सामने। then एक हाँ, सही है। जो है वो लंबी सी स्टिक होगी। उससे आपने क्या करना है कि कम से कम 4 फीट की दूरी से, 4 फीट की वो स्टिक होनी चाहिए। आपने उस स्नैक को ऐसे कैच करना है, ठीक है, ऐसे करके स्नैक को उठाया और उठा के आपने घर के बाहर, अगर आपके ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह का इलाका है जहाँ से वो घर के बाहर से जा सकता है, तो आपने वहाँ छोड़ देना है। अदर देन जो है कोई बड़ा सा बॉक्स ले लें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लाए हुए हैं, तो इस तरह का कोई बड़ा सा बॉक्स ले लें, उसके अंदर उसको आपने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद उसका ढक्कन आपने लगाना है। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके हाथ और आपकी बॉडी इनसे दूर रहे। ठीक है। अच्छा, इसको कपड़े के बैग में नहीं डालना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अनट्रेंड स्टाफ होगा, वो कपड़े के अनट्रेंड वो भी बंदा होगा, वो कपड़े के बैग में डालेगा। सांप जो है वो कपड़े के बैग से अंदर से भी काट लेता है। अच्छा, ओके। हाँ, उसके फैंग्स लग सकते हैं। अब जो कुछ जहरीली अक़साम भी होती है, कुछ गैर ज़्यादातर जो है वो नॉन पॉइजन होती ठीक है। लेकिन स्टिल आप रिस्क ना लें। हाँ। और आप जो है उसको इसी तरीके से दूरी बनाए रखें। अगर ये हो रहा है कि सैलाब ज़दगान जो है उनके, ये अभी बड़ी रिपोर्ट हो रही है कि क्योंकि वो गाँव देहात के लोग हैं, खैर उनका तो डेली बेसिस पे वैसे भी खेतों में सामना होता ही है, तो उनको तो पता ही होता है। अपनी जगह को हम मैक्सिमम तौर पे साफ रखें, हाइडिंग प्लेसेस कम से कम हो, क्योंकि सांप जो आएगा ना तो वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करेगा। सही। और रात को अगर सो रहे हैं तो किसी ऊंची जगह पे सोएं, चारपाई पे सो जाएं। अगर चारपाई नहीं है तो किसी चीज़ से कपड़ा वगैरह बांध के सो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर ये नीचे ही रूम करते हैं और रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और उनके लिए भी यही है कि वो स्टिक्स का यूज़ करें और उसको अपने से दूर हटा लें। हाथ से, दस्ताने से, कपड़ा फेंक के पकड़ने से वो खतरनाक हो जाएगा। अगर उसने आपको बाइट किया और वो वेनेमस हुआ तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अगर ये जिस तरह हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चला और आपके बहुत नज़दीक आ गया, हाँ, अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप स्टिक ढूंढें, ये करें वो करें, तो आप क्या करें? एक चीज़ आपने शो पे ब्रेक से पहले बताई थी, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने मूवमेंट कम से कम करनी, स्टिल हो जाना है। सही। वो थोड़ी देर में खुद ब खुद किसी और डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि हम उसकी डाइट नहीं है, तो हमारी तरफ वो खाने के वो लिए ऐसे ही नहीं काटेगा हमें, ऐसे बिला नहीं वजह नहीं काटेगा। आप काटेगा। उसको पकड़ने की करेंगे, उसको मारने की करेंगे, उसको डराने की करेंगे, देन वो काटेगा। अव्वल तो वो खुद डरा हुआ होगा और वो मैक्सिमम कोशिश करेगा मैं इनसे दूर भाग जाऊँ। थोड़ी देर में खुद ब खुद किसी और तो आप डायरेक्शन में बिल्कुल निकल स्टिल हो जाएं। स्टिल हो जाए कि जैसे अभी सामने बैठा आप रिलैक्स हो जाए। जब तक आप उसके ऊपर, आपने देखा होगा एक चीज में इसकी हाँ, एक जैसे ही डेमो आप में यूं आपको दिखा हिलेंगे और वो करेगा। जी। सपेरों को हमने देखा है कि कोबरा होता है, कोबरे के आगे वो बीन बजा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कोबरा बीन की, सांप तो बहरा होता है तो मतलब वो बीन नहीं सुन रहा, अच्छा, लेकिन वो डांस, सांप बहरा होता है? सांप बहरा होता है, आपको नहीं पता? नहीं, सांप जो है वो बहरे होते हैं। अब बचपन से हमारे साथ जो है वो ये है कि एमी हम बीन सुनाई जा रही है उसको एम ही बीन सुनाई जा रही है और वो सपेरा बता रहा होता है कि ये डांस कर रहा है। भाई वो बहरा है, वो बीन तो सुन नहीं रहा, फिर वो डांस कैसे कर रहा है? तो सपेरा क्या करता है, अपनी बीन बजाते बजाते उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। जब वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, सांप उसके साथ मूव कर रहा होता है। हाँ। तो वो मूवमेंट को कैच करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सांप आए तो आप मूवमेंट नहीं करें। और दूसरी बात, सांप बहरे के साथ साथ ऑलमोस्ट अंधा होता है, ऑलमोस्ट, इसलिए कह रहा हूँ उसका जो विजुअल है वो हमारी तरह नहीं होता। इंफ्रारेड टाइप की इमेज वो देखता है, थर्मल इमेज उसको नजर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई जिंदा चीज है, जैसे ये पैरेट है, तो इसको ये एक्सरे की तरह दिख रहा होगा जिसके अंदर ये उसको कोई रेड कलर के नजर आ रहा होगा। तो यानी अगर आप जैसे किसी को, अगर आप खुद भी स्टिल हो गए हैं और आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, आवाज वो आपकी नहीं सुनेगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो आप उसको भी कह सकते हैं कि भाई स्टिल हो जाओ, सब स्टिल हो जाओ, कोई मूवमेंट ना करो। तो इस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा ही, ऐसा ही। ओके, चलें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जब तक हम उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे वो हमारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अच्छा, अब जरा आ जाए, इनका नाम क्या है? ये 75 ईयर ओल्ड है, उनका नाश्ता हो गया, देखें जरा, मुड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे दादा की उम्र की है। हाँ, कि अब हम जाके जरा देखते हैं कि सेट कैसा है। जी, ये 75 इयर्स ओल्ड है। इसका जो पैट नेम है हमने शैली रखा हुआ है और ये हमारे दादा की बिल्कुल उम्र की है और इसके अब तक 500 अबव जो है वो बच्चे हो चुके हैं। 500 से ज्यादा बच्चे इसके हो चुके हैं। क्लचेस के फॉर्म में बेसिकली ये बच्चे देते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो इसके क्लचेस के फॉर्म में फिर बच्चे होते हैं। तो ये एक साल में 3 तो क्लचेस इनकी लाइफ कितनी होती है वैसे? 200 अबव इयर्स।
अच्छा, 200 अबव ईयर्स होती है, बहुत सख्त होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। और ये खाना बहुत खाता है शायद, कितने केजीज खा जाता है? 7 kg पर डे जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स 7 केजीज। 7 kg। इसका शैल है प्योरली कैल्शियम का होता है, बहुत हार्ड होता है। हाँ वो देख रहा है। वैसे इसको क्या नजर आता है, इसको भी कुछ नजर आता है या नहीं? नॉर्मल है, इनकी इमेज नॉर्मल होती है। अच्छा, वाह वाह भाई, ये देखें। अब उसने सोचा जो मेरा बचा कुचा ब्रेकफास्ट था वो भी मैं पूरा कर लूँ, सही से सफाई कर लूँ। ओके, सो यहाँ हमारा वक्त आप लोगों के साथ ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल पता नहीं चला टाइम का और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एनीथिंग? जी जी जी, आप बोल दीजिए। एक तो ये कि अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको पानी के बाहर रखा हुआ है, तो उनको मैं बता दूं कि टर्टल एंड टॉर्टोइज में डिफरेंस होता है। इट्स नॉट टर्टल, ये टर्टल नहीं है। टर्टल पानी में रहते हैं और टॉर्टोइज जमीन पे रहते हैं, इसलिए हमने बाहर छोड़ा। पता चला कुछ नेगेटिव कमेंट आ जाएंगे यार इसको बाहर। दूसरा ये कि हमारा जो एलेक्सर जू है वहाँ पे मैं आपकी तमाम ऑडियंस को वेलकम करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आएँ और इस तरह के जूस को सपोर्ट करें जो एजुकेशनल मैनर में जो है ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वहाँ पे आप सैटरडे संडे आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम भी आपको मिलेगी और हमारे अवेयरनेस शोज में ये एनिमल्स भी आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। और आपकी पूरी टीम को भी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, फैमिली को भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आएँ। अभी रिसेंटली हमारे व्हाइट लॉयन ने भी 2 बेबीज दिए, तो आपको उससे भी इंट्रोड्यूस। अच्छा, ये लेकिन सैटरडे संडे है आपकी? फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोग आ सकते हैं, उस दिन हमारे अवेयरनेस शोज होते हैं। आ तो कभी भी सकते हैं, लेकिन उन तीनों दिन में स्पेशली हमारी टीम आप लोग के लिए एनिमल्स बाहर विदाउट केज हम लेके होते हैं, तो आप इनके साथ एक्सपीरियंस चलिए आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस कि आपने हमें इतनी सारी बातें बताई। बड़ा मज़ा आया इन एनिमल्स के साथ आज और बड़ी मिक्स्ड फीलिंग रही मेरी, लेकिन ऑन द होल बड़ा एक्साइटिंग शो मुझे तो लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। और मज़ीद फनफिल्ड एक्टिविटीज़ के लिए जैसे इन्होंने बताया, कराची में इनके मुख्तलिफ जगहों पे जू हैं, एलेक्सर का इन्होंने नाम लिया, दैट्स स्कूल, और वहाँ पर फिर जू भी होता है। सो आप वहाँ जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और अपने साथ दूसरे जानदारों के बारे में भी, उनके राइट्स और उनकी हेल्थ और वो किस तरह रह रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो इसी नीयत को सामने रखते हुए हमने ये शो किया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।